Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand an extremely important topic of Constitution of India, services under Union and the states. We'll cover from Article 309 to 323 in detail, which includes doctrine of pleasure, safeguards to civil servants, All India services, UPSC, and state public service commissions, along with many illustrations and important case laws. So this topic is very important for judiciary, for UPSC, for PCS, even for UGC, NET, and other law examinations. So watch the video till the end for a complete conceptual understanding. Moving ahead with this topic, that is services under union and state in the Indian Constitution. So, as you know, the Constitution of India provides a detailed framework regarding public services and under the union and the states. These provisions ensure efficient administration, political neutrality, security of tenure, and discipline among the civil servants. So, when I talk about this particular topic, it comes under part 14. In part 14, they are having in all 308 to 323 article. So the provisions relating to the services are contained in part 14, 308 to 323. So moving ahead with that, what kind of articles are these, what they carry. First is 308 article. It talks about interpretation. 308 defines the scope of part 14, that when it comes to this article, wherever this article will be applied. So it states that the provisions relating to the services apply to services under the union and services under the state. तो पार्ट 14 में जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 308, वो बताता है कि ये आर्टिकल अप्लाई किन पर होगा, कहाँ तक होगा. तो ये जो सर्विसेज रिलेटेड जो प्रोविजंस है, ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड सर्विसेज अंडर द स्टेट पे अप्लाई किया जाएगा. पहले ओरिजिनली ये जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, इट वाज एक्सक्लूडेड, बट आफ्टर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन 2019 दिस एक्सेप्शन हैज लॉस्ट इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंस. So if take an example of, if a person has been appointed as any IAS, any IPS, or any state PCS, or any kind of government officer, railway officer, these are the service conditions which are governed by political provisions under this constitutional provisions under part 14. Moving ahead with Article 309. Article 309 talks about recruitment and conditions of service. Majorly ये बताता है कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि उनका उन जो हमारे पास वैकेंसीज हैं या जो ये सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज है जिनकी हम बात कर रहे हैं अंडर यूनियन एंड स्टेट, इनमें कंडीशंस क्या होगी उस सर्विसेज की, प्लस हम इसको रिक्रूट कैसे करेंगे. इट गोज फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट until the laws are made by president and governor. तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेट सर्विसेज. बट अगर यूनियन के लिए प्रेसिडेंट ने कोई लॉज निकाल रखे हैं या स्टेट के लिए गवर्नर ने कोई लॉज निकाल रखे हैं, तो दीज टू कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस. अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पहले तो हमने इनको ही पावर दिया है, बट इन केस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने फिलहाल में अभी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या कोई अगर जॉब है, कोई सर्विस है, उसके लिए अभी उन्होंने कोई भी रूल्स नहीं निकाले या कोई भी रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशंस को इस्टेब्लिश नहीं किया, उस केस में अगर वो यूनियन की है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट, और अगर वो स्टेट की है तो स्टेट लेजिस्लेचर की जगह वहाँ पे गवर्नर के पास भी पावर हो जाएगी टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस. अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये रूल्स होते किस तरह के हैं. ये बेसिकली होंगे जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, कितनी लीव्स होंगी, सैलरी कितनी होगी, पेंशन कितनी देंगे, रिटायरमेंट का टाइम पीरियड क्या है, व्हाट आर द अदर डिसिप्लिनरी रूल्स. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है. जैसे ले लो कि अगर मैं बताऊं सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं CCS
रूल्स, सीसीएस रूल्स को 309 को ही पिक्चर में रख के बनाया गया था। वैसे अगर हम बात करें कि पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स हैं जो उनकी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन पे अप्लाई करेगा। जैसे मान लो अगर यूनियन गवर्नमेंट है वो अगर चाहती है कि हम एक तरह से प्रिस्क्राइब कर दें कि अगर यूपीएससी का रिक्रूटमेंट है तो उनकी एज लिमिट क्या होगी, प्रमोशन रूल्स हैं आईएएस ऑफिसर्स के लिए वो क्या होंगे, पेंशन के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो ये जितने भी रूल्स हैं ये 309 को ही पिक्चर में रख के बनाए जाएंगे। 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है। वी विल सी फर्दर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब अ काइंड ऑफ कि सिविल सर्वेंट्स होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इफ it is in case of union service and governor if it is in case of state service, and this doctrine has been borrowed from British constitution. Article 311 talks about dismissal, removal, reduction in rank, इनसे safeguard करता है सिविल सर्वेंट्स को। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज and 312A talks about parliamentary's power to vary or revoke conditions. So these are the overall glimpse that where we are going to see this structural overview in our further slides regarding the services in union and state. Moving ahead with recruitment and conditions of service, I told you that the two bodies are responsible, parliament and state legislature. Parliament for union and state legislature for their respective states. They have the authority to regulate the recruitment and condition of service. पहला तो कि आप उनको लोगे कैसे, मतलब उनको चूज कैसे करोगे, किस अकॉर्डिंग से एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, एग्जाम कितने फेजेस में होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट बनेगी, तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब कि काम क्या करना होगा उस जॉब में, आपका बेसिक मतलब व्हाट फंक्शंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये जो भी पर्सन्स अपॉइंटेड होंगे पब्लिक सर्विसेज में, रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस पार्लियामेंट डिसाइड करेगा फॉर यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा फॉर स्टेट, एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन ऑन एनी स्टेट। सो नाउ अगर यूनियन सर्विसेज है पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, स्टेट सर्विसेज है स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है, बट इन केस अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम अभी नहीं किया है, तो ये जो पावर है यूनियन के लिए ये चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास। और अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने अभी सर्विस कंडीशंस और रिक्रूटमेंट को लेके रेगुलेशंस नहीं निकाले हैं, इन दैट केस द पावर विल गो टू द गवर्नर फॉर दैट रिस्पेक्टिव case, or these both can make rules regarding recruitment and service conditions. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ऑफ कोर्स बोथ आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मना कर रखा है ये चीज़ें नहीं करनी है, तो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स एज इट इज़ यहाँ पर भी अप्लाई की जाएंगी। एंड 311 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी डिसमिसल, कि उनको आर्बिट्ररी हटा ना दिया जाए, इसको लेके प्रोटेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल्स इसमें वही होंगे जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में दिए, जैसे सीसीएस रूल्स हो गए हमारे 309 को पिक्चर में रख के बनाए गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या हर स्टेट के लिए देयर आर स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज रूल्स, वैसे ही पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, जिनके थ्रू जो स्टेट सर्विसेज में जो लोग हैं उनको गवर्न किया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर चेक करो तो जैसे यूपीएससी की रिक्रूटमेंट में एज लिमिट क्या है, अगर एग्जाम देने की लिमिट है 32 ईयर्स मैक्सिमम फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो वो सेम रहे, मतलब वो ये जो एज लिमिट निकाली गई है दैट इज थ्रू द प्रोसेस। वो पार्लियामेंट ने इस सर्विस कंडीशन या कह लो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक काइंड ऑफ पॉइंट ऐड कर दिया है कि 32 से अगर एज ज़्यादा है तो एक अनरिजर्व कैटेगरी का पर्सन नाउ उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर द प्रमोशन रूल्स एंड द पेंशन बेनिफिट्स। इन चीज़ों को, इन रूल्स को 309 को ही ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा इस स्लाइड में। मूविंग फॉरवर्ड टू 310 दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 310 talks about doctrine of pleasure, which means that tenure of civil servants under the Indian Constitution is subject to exceptions under 310 clause 2. Basically डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताता है सिविल सर्वेंट्स ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। जैसे
अगर यूनियन की सिविल पोस्ट है, यानी अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो जो पर्सन अपॉइंट किया गया है सिविल पोस्ट पर अंडर यूनियन, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहे उसके प्लेजर तक ऑफिस को होल्ड करता रहेगा। प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब कि प्रेसिडेंट कब तक चाहता है या गवर्नर जब तक चाहता है तब तक उसके कहने पर या उसकी मन मर्जी पर आपका प्लेजर है, यू विल एंजॉय दैट ऑफिस। तो सिविल पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू सिविल पोस्ट, उसका कितना टेन्योर होगा वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। एंड फॉर स्टेट सिविल पोस्ट इट इज ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सिविल पोस्ट अगर कोई स्टेट सर्विसेज में है तो गवर्नर के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे वो अप्लाई करेगा। ये जो डॉक्ट्रिन है दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसका प्योरली मीनिंग ये है दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी रिमूव बाय गवर्नमेंट विदाउट कंप्लीटिंग अ फिक्स्ड टेन्योर। और ऐसा क्यों करते हैं? रीजन इज कि किसी भी तरह का ऐसा कोई कह लो आर्बिट्रेरी मूवमेंट ना हो बाय एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, या उसके थ्रू ऐसी कोई एक्शंस ना किए जाएं which are not allowed by the constitution or by the rules by which the person has been recruited and conditions of service has been decided. This in India this power is not absolute of course, because article 311 is telling the safeguards। क्योंकि हम देखो इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पावर दी भी गई है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हर जगह पे दे हैव अप्लाइड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सो दैट वो जो पावर है वो आर्बिट्ररी यूज ना की जाए। तो 311 प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है। 310 क्लॉज टू एक्सेप्शन भी अप्लाई करेगा, और आर्टिकल 311 इन पोस्ट पे लोग जो है उनको प्रोटेक्शन भी देगा। नाउ कमिंग ऑन टू कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये इट डज नॉट फुली अप्लाइज ऑन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इन पर जनरली नहीं अप्लाई करता है बिकॉज दे हैव अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। बट इफ अ गवर्नमेंट अप्लाई, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो, इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एक्टिंग अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी और ऐसा कोई सीरियस मिसकंडक्ट कमिट कर देता है, तो उस केस में गवर्नमेंट, अब चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट में टर्मिनेट द सर्विस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। इसीलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बनाया गया है विच इज टेलिंग यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अब देखो यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट इज देयर जो बताता है अपॉइंटमेंट में सिविल पोस्ट में जो अंडर स्टेट और यूनियन में होगा उस पर अप्लाई किया जाएगा। गवर्न बाय रिक्रूटमेंट अंडर द रूल्स आर्टिकल 309, और टेन्योर शुरू होता है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है, यूनियन की पोस्ट है तो प्रेसिडेंट का प्लेजर, स्टेट की पोस्ट है तो गवर्नर का प्लेजर, और एट एनी टाइम इस पर्टिकुलर जो भी प्लेजर दिया हुआ है इसको किसी भी टाइम पे उसकी पोस्ट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। बट इफ इन केस कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्शन है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्शन मतलब आर्टिकल 310 क्लॉज 2 कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। अगर कोई पर्सन अब किसी पोस्ट के लिए बाय कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको हायर किया गया है तो वो जनरल प्लेजर रूल्स पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मान लो अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस है टेन्योर की, जैसे 2 इयर्स है या 3 इयर्स है, तो वो 2 इयर्स या 3 इयर्स या मे बी 5 इयर्स सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड के लिए वो हायर किया गया है, इसके बाद वो प्लेजर पे नहीं है। प्लेजर तो और भी आगे तक कंटिन्यू किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्शन होता है अगर जो हायरिंग है वो कॉन्ट्रैक्चुअल की गई है। आर्टिकल 311 क्या करता है, ये जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दिया है इससे प्रोटेक्शन देता है टू द पीपल हु आर बीइंग अपॉइंटेड ऑन दीज पोस्ट। तो प्रोसीजरल प्रोटेक्शन अप्लाइड है, इसमें विदाउट इंक्वायरी किसी को भी डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर वो अपना डॉक्ट्रिन अप्लाई भी करते हैं प्लेजर वाला तो यहाँ पे विदाउट इंक्वायरी उन्हें उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा। एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी प्रोवाइडेड टू ईच पर्सन। सो यहाँ पे 310
311 अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल और रिमूवल. टर्मिनेशन इज सब्जेक्ट टू 311 प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. क्या प्रोसीजर है ये हम आगे देखेंगे. लिमिटेड एक्सेप्शंस फॉर कन्विक्शन और सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्यू प्रोसेस है वही फॉलो किया जाना चाहिए. अगर मान लो हो भी गया है डिसमिसल तो रेमेडीज क्या प्रोवाइडेड है. ऑलवेज जुडिशियल रिव्यू इज देयर. वॉयलेशन अगर हुआ है 311 का तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं. रीस्टेटमेंट एंड कंपनसेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन दीज केसेस. सो दिस इज अ काइंड ऑफ चार्ट कि जहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट बताया, डॉक्ट्रिन अप्लाई किया, एक्सेप्शन बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता है, सेफगार्डिंग बताई जो डॉक्ट्रिन तो अप्लाइड है बट कुछ सेफगार्ड्स भी हैं. अगर टर्मिनेशन हो जाता है तो प्रोसेस क्या होगा, और अगर टर्मिनेशन हो गया बट ठीक से नहीं हुआ या इट वाज नॉट प्रॉपर तो हमारे पास रेमेडीज क्या है, उन सिविल सर्वेंट्स के पास ऑप्शन क्या रहता है. तो दीज आर द रेमेडीज गिवन टू दैट पर्सन. Moving ahead with in detail, Article 311 which talks about safeguards to servants. Safeguards to civil servants कैसे होगा. Dismissal, removal और reduction in rank. किसी भी civil servant को उसकी पोस्ट से dismiss, remove या उसकी रैंक को रिड्यूस नहीं किया जाएगा by any authority विच इज सबॉर्डिनेट टू द वन दैट अपॉइंटेड देम. मतलब अगर मान लो इनको किसी ए पर्सन ने अपॉइंट किया है और उस ए पर्सन के सबॉर्डिनेट में अगर कोई अथॉरिटी है तो उनके थ्रू इनका रिमूवल, इनका डिसमिसल या इनका रिडक्शन इन रैंक नहीं माना जाएगा. यानी अगर जिस पर्सन ने इन्हें अपॉइंट किया उसके बराबर का कोई पर्सन या उसके ऊपर की कोई अथॉरिटी होगी तो ही वो इस एक्शन को ले सकती है. एंड नो सच एक्शन शैल बी टेकन विदाउट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मतलब आपको उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है दैट पर्सन शुड बी हर्ड एट वंस कि उसकी साइड से स्टोरी क्या है, उसकी साइड का एक्सप्लेनेशन क्या है. ऐसा नहीं है कि आपने बस एक इन्वेस्टिगेशन डाली और आपने उसको प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया सुनने का, आपने उसको हियरिंग का भी टाइम नहीं दिया, उसको सुना ही नहीं गया और फिर आपने जस्ट उसको डिसीजन दे दिया दैट यू आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द ऑफिस. तो इस तरह का जो भी आर्बिट्रेरीनेस है उसको रिमूव करने के लिए इस चीज़ को लाया गया है. नाउ सी जो पर्पस क्या है. पर्पस ये है प्रोटेक्शन दे रहे हैं सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी डिसमिसल और रिमूवल. तो एक सिविल सर्वेंट को किसी भी बेसिस पे ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी दैट हैज अपॉइंटेड हिम. जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसने एक टीचर को अपॉइंट किया, राइट. तो अ लोअर ऑफिसर कैन नॉट डिसमिस दैट टीचर. अगर उस टीचर को हटाना है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या तो उसके लेवल का कोई ऑफिसर हटाएगा या फिर उसके ऊपर का हटाएगा. तो लोअर टू दैट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उस टीचर को रिमूव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी प्रोटेक्शंस क्या है. प्राइमरी प्रोटेक्शन पहली तो यही हो गई कि जो अथॉरिटी है उससे जो सबऑर्डिनेट है वो उसे नहीं हटाएगी. और इसका रीज़न क्या है. हायरार्किकल अकाउंटेबिलिटी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स. एक हायरार्की कंटिन्यू रहती है, जिसने हायर किया है उसके बराबर में या उसके ऊपर का कोई पर्सन ही रिमूव करेगा, नॉट द लोअर वंस. और दूसरा सेफगार्ड क्या है. राइट टू इंक्वायरी एंड हियरिंग. मतलब उसको बताया जाएगा कि अगर मान लो आपको डिसमिस या रिमूव या आपकी रिडक्शन कर रहे हैं तो आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. दैट मीन्स आपको एक तरह का आपके जो चार्जेस हैं वो बताए जाएंगे एंड आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विल बी प्रोवाइडेड. तो विदाउट एन इंक्वायरी या फिर विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस एंड विदाउट द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर ये तीन चीज़ें मेंशन नहीं हैं तो दैट मीन्स कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है और माना जाएगा कि ये जो आपने यूज़ किया है दिस इज़ आर्बिट्ररी इन नेचर. इसीलिए ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप उनको चार्जेस बताओ, आप उनको अपॉर्चुनिटी दो ऑफ बीइंग हर्ड और इंक्वायरी बैठाओ. सो दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर बीइंग फुलफिल्ड. तो ये चीज़ें इसीलिए की गई हैं जिससे आर्बिट्ररी रिमूवल नहीं किया जाए. नेक्स्ट आता है चार्जशीट इशूड. यानी जो चार्जशीट इशू करी गई है वो सिविल सर्वेंट को बताया जाएगा इन राइटिंग ऑफ द चार्जेस एंड उसके क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं. उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे कि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, अपने विटनेसेस को बुला सके और क्रॉस एग्जामिन कर सके.
इंक्वायरी कंडक्ट करी जाती है फॉर द फेयर एंड इम्पार्शियल रिजल्ट्स, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा एंड नॉट द पर्सन सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे भी जो इंक्वायरी करी जाएगी वो एक या तो आप जिस पर्सन ने आपको अपॉइंट किया था उस अथॉरिटी के पैरेलल में कोई दूसरी अथॉरिटी हो या फिर उसके ऊपर की हो। लिमिटेड एक्सेप्शंस भी पर यहाँ पे दिए गए हैं। लिमिटेड एक्सेप्शंस में आता है, पहला हो गया अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, जैसे अगर मान लो इंक्वायरी वहाँ नेसेसरी नहीं होती है। देखो हियरिंग रिक्वायरमेंट 3 जगह नेसेसरी नहीं होगी। पहला हो जाता है जहाँ पे क्रिमिनल कन्विक्शन हो, जहाँ पे इफ एम्प्लॉय इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट ने बता दिया है दैट दिस पर्सन इज कन्विक्टेड, तो इस पर्सन ने गलती की है। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है कि उसने करप्शन किया है और उसको तुरंत डिसमिस कर दिया जाए, तो वहाँ पे हम आर्टिकल 311 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्रिमिनल कन्विक्शन है ये ऑलरेडी कोर्ट से आ चुका है। सेकेंड होता है दैट इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी। प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी का मतलब है दैट अगर जो इंक्वायरी करी जा रही है वो रीजनेबली प्रैक्टिसेबल नहीं है। रीजन क्या हो गया, जैसे मान लो कि जो विटनेस है, जिस विटनेस को बुलाया जा रहा है उनको थ्रेटन किया जा रहा है बाय एनी वायलेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में हम इंक्वायरी को कंडक्ट ही नहीं करा पा रहे, वो इम्प्रैक्टिकल हो गया है और जहाँ पे इंक्वायरी को बैठा पाना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये एक्सेप्शन बन जाएगा। एंड थर्ड होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एंड गवर्नर फॉर स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट इंक्वायरी इज अगेंस्ट स्टेट सिक्योरिटी। अगर स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये इंक्वायरी बैठ रही होती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो अगेन ये तीसरा एक्सेप्शन अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स को लीक कर देगा, तो उस तरह की इंक्वायरी को फिर हम प्रमोट नहीं करते हैं, राइट। So I hope this 311 is clear, and I will give you one task to do. एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल. Go and read this case. This case is regarding the where Supreme Court upheld the constitutional validity of the exceptions under Article 311 Clause 2. So just go and read and relate with this Article 311, right? Moving ahead with 312, that is All India Services. 312 provide करता है with the creation of All India Services which is common to union and state. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट को ये पावर देगा टू क्रिएट और रिकॉग्नाइज, क्रिएट करे या रिकॉग्नाइज करे ऑल इंडिया सर्विस विच इज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। और हम ये ऐसा करते क्यों हैं, सो दैट अ यूनिफाइड सिविल सर्विस फ्रेमवर्क अक्रॉस द कंट्री फॉलो हो। जैसे एग्जिस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज है, यू विल रिलेट इट विद जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। इसके लिए एक ही एग्जाम होता है, राइट। इसके लिए स्टेट और यूनियन के अलग एग्जाम्स नहीं है, कोई अलग रूल्स नहीं है, अलग रिक्रूटमेंट नहीं है, सिंगल एक यूनिफाइड सिस्टम है जिससे लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा और फिर उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइड की जाएंगी और वो स्टेट में ही ऑफ कोर्स भेजे जाएंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट क्या है कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है दैट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये होगी कब, पार्लियामेंट कब क्रिएट कर सकता है कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज, इफ राज्यसभा passes a resolution supported by not less than 2/3 of members present and voting. A kind of special majority is needed. Rajya Sabha passes a resolution supported by 2/3 members present and voting, तब जाके कोई नई सर्विस ऑल इंडिया सर्विस पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है। तो यूनिफाइड फ्रेमवर्क क्यों है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स सर्व अंडर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं ये एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क में काम करेंगे टू मेंटेन द नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर काम कर सकता है क्या, इट कैन वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम करे, या फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो यूनियन गवर्नमेंट में एज अ सेक्रेटरी काम करे। तो दे कैन सर्व बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूनियन से लेके आए तो यूनियन में ही करेंगे, स्टेट से लाए तो स्टेट की ही चीज़ें करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन वेर एवर दे आर नीडेड, उनको उस तरह का टास्क दे दिया जाता है।
यहाँ पे डिसिप्लिनरी कंट्रोल क्या होता है, दैट ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 312 विद प्रोटेक्शंस अंडर 311। तो इनका जो रूल्स हैं जिसमें ये काम करेंगे, जो इनका सर्विस रूल्स होगा, दोज विल बी डिसाइडेड और फ्रेम्ड अंडर दिस आर्टिकल ओनली। बट इनका भी आर्बिटरीनेस ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन मिलती है इनको अंडर अगेन आर्टिकल 311। तो स्टेट समटाइम्स आर्ग्यू करते हैं दैट एक्सेसिव यूनियन कंट्रोल है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ऑटोनॉमी रिड्यूस्ड है। बट समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात करें कि ऑल इंडिया सर्विस को हम इफ़ वी आर सेइंग इट एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू बैलेंस, आपको नेशनल इंटीग्रेशन और स्टेट लेवल गवर्नेंस की नीड्स दोनों को ही ऐड करके चलना पड़ेगा। तो कई बार क्रिटिसिज्म मिलता है कि बहुत ज़्यादा यूनियन का कंट्रोल है ना, और स्टेट ऑटोनॉमी का थोड़ा सा कम मतलब इंटरफेरेंस है। तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग इनटू द क्रिटिसिज्म थिंग, क्योंकि स्टेट्स की साइड से ये इशू आता है। बट वी विल फोकस ऑन द वर्डिंग्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ दैट इज 312 विच टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। इसी में आता है 312A, दैट इज पावर टू वेरी और रिवोक सर्टेन कंडीशंस। पावर टू वेरी और रिवोक सर्टेन कंडीशंस का मतलब है कि हमने चार्ज दिया है पार्लियामेंट को, एक तरह की स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है जहाँ पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो वेरी या रिवोक कर सकती है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू स्पेसिफाइड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्विस एंड अदर सर्विसेज नोटिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है सर्विस कंडीशंस को किसी भी पर्सन की जिसको अपॉइंट किया गया है before this, of course, constitutional amendments, and this article was added to deal mainly with former secretary of state services। former secretary of state services जो होते थे उनके लिए इन्हें बनाया गया था। यहाँ पे पार्लियामेंट किसी भी टाइम पे सर्विस कंडीशंस को चेंज कर सकती है या रिवोक भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव नीड क्या है। और ये जब भी रिवोक करेगी ये चीज़ ध्यान में रखेगी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड टू देम। क्या क्या चेंज कर सकती है, पावर टू वेरी की बात करें, उनकी अपॉइंटमेंट को चेंज कर सकती है, उन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज हो जाएंगे, पेमेंट चेंज कर सकती है, अलाउंसेस चेंज कर सकती है, एंड देयर डिसिप्लिनरी रूल्स कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। बट व्हेन इट कम्स टू पावर टू रिवोक, रिवोक में उस सर्विस को कैंसिल कर सकती है या ऑल्ट्रेशन कर सकती है ऑन दैट एग्जिस्टिंग सर्विस रूल्स, या तो कैंसिल ही कर दे या तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस ले आए या फिर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए वो कुछ नए रूल्स ऐड कर दे। तो पावर टू रिवोक इज अबाउट कैंसिल एंड ऑल्ट्रेशन, एंड व्हेन इट कम्स टू पावर टू वेरी तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट, पेमेंट, अलाउंसेस और डिसिप्लिन रूल्स ऐड हो जाते हैं। अब देखो स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफाइड सर्विसेज मतलब जितनी भी पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिफाइन कर रखी है दैट दीज आर माय ऑल इंडिया सर्विसेज एंड दीज आर अदर सर्विसेज, उन पे ये वाला आर्टिकल अप्लाई हो जाएगा। स्कोप ऑफ वेरिएशन मीन्स कि क्या क्या चेंज हो सकता है, तो पेमेंट, अलाउंसेस, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स और टेन्योर टर्म्स को चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री लॉ कब रिक्वायर होगा, फॉर एनी वेरिएशन, फॉर एनी रेवोकेशन मस्ट बी अफेक्टेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉट एग्जीक्यूटिव एक्शन अलोन। मतलब एक लॉ पास होगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं है बट इट इज अ लेजिस्लेटिव एक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट कैसे बनता है, क्योंकि इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इट रिमेन्स सब्जेक्ट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंक्लूडिंग 311 सेफगार्ड्स। तो यानी जब ये चीज़ें कर रहे हो तो 311 भी इंपॉर्टेंट होगा जो सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा टू द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल। तो ये जो 312A है दिस वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972, जिसमें सिविल सर्वेंट्स की जो कंडीशंस हैं जॉब की और फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स की जो भी कंडीशंस हुआ करती थी उसको अ काइंड ऑफ वेरिएशन देने के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल ऐड किया गया था। सो बिफोर अमेंडमेंट हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट है वो सर्विस कंडीशंस को चेंज कर सकता है। Moving ahead with Article 313. 313 simple, it is transitional provisions. 313 talks about transitional provisions, which means कि until new laws are made under constitution, old service rules will
कंटिन्यू। जैसे अगर रूल्स विच वर एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो वैलिड रहेंगे अनलेस उन्हें ऑल्टर नहीं किया जाता है। 314 रिपील कर दिया गया है। ये सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट को लेके था बिफोर इंडिपेंडेंस, बट 28 अमेंडमेंट एक्ट में इट वाज रिपील्ड। This article was repealed. Now coming on to 315, that is Public Service Commission for Union and State. 315 बात करता है a kind of establishment है of Public Service Commission. Public Service Commission दो तरह से हो सकता है, एक तो यूनियन हो गया और दूसरा स्टेट हो गया। तो यूनियन का है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट का है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। और अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट ने अपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको ज्वाइन कर दिया है तो वो हो जाएगा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट आते हैं, देखो चार तरह से है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन and the constitutional safeguards which are being provided over these. Now coming on to the various other things mentioned under 315. देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है, दीज कमीशंस इंश्योर कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट किया जाए। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट क्यों होता है, क्योंकि इट इंश्योर्स दैट जितने भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो सिलेक्शन प्रोसेस हमने फॉलो किया है उसमें एक लिस्ट रेडी हुई है स्टूडेंट्स की विच आर टॉकिंग अबाउट कि सबसे बेस्ट कौन है एंड उस हिसाब से उनको रैंक दी गई है। तो जितनी भी आपकी वैकेंसीज होंगी वो टॉप रैंक से शुरू होगी और टॉप रैंक से जितने भी आपको सीट्स फिल करेंगे आप उसी मेरिट के हिसाब से रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बिल्कुल फेयर, आप कह लो कि हम फेयर उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट अप्लाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या है कि आर्टिकल 316 टू 319 जो आगे हैं दे टॉक अबाउट कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टेन्योर क्या है, दैट मीन्स कंडीशंस क्या है, और ये इंश्योर करता है कि पीएससी जो इंडिपेंडेंस है वो एग्जीक्यूटिव से कम्प्लीटली ऑफ रहे, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो इंटरफेरेंस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में बिल्कुल भी ना रहे। एडवाइजरी रोल क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन रिक्रूटमेंट मेथड्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स एंड अदर सर्विस रिलेटेड इश्यूज अंडर आर्टिकल 320 आगे हमें बताएगा कि एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। एंड आर्टिकल्स 315 टू 323 टॉक्स अबाउट कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टेन्योर, रिमूवल, फंक्शंस, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो बेसिकली 320 का जो मेजर थिंग है दैट इज कि यूपीएससी जैसे कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीडीएस, एनडीए, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये एक तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है फॉर द वेरियस पोस्ट इन यूनियन। और जहाँ पे हम स्टेट सर्विसेज की बात करें, स्टेट सर्विस में एग्जांपल ले लो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट रिक्रूटमेंट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराएगा फॉर फिलिंग दोज सीट्स। तो वहाँ पे दे आर एडवाइजिंग ऑन रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड पर्सनल मैनेजमेंट मैटर्स। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, उसका काम क्या होगा। मूविंग अहेड विद this is like you understand that when I'm talking about this article 320, so I will also tell you कि 315 के बाद it is 316 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर्स, जैसे यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अगर यूनियन की बात है तो यूपीएससी हो गया, स्टेट की बात है तो स्टेट पीएससी हो गया। तो अगर यूपीएससी है तो इसके चेयरमैन को अपॉइंट करेगा हमारे प्रेसिडेंट। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेट पीसीएस तो यहाँ के जो मेंबर्स और जो भी कमिटी में जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर। इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स का होता है, बेसिकली 6 ईयर्स। और व्हेन दे अटेन, अगर यूपीएससी है तो 65 ईयर्स ऑफ एज, और अगर स्टेट पीएससी है तो 62 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 6 साल का टाइम पीरियड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए रिटायरमेंट हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू 317 talks about
द रिमूवल। रिमूवल मतलब कि प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के पास पावर है टू रिमूव चेयरमैन और द मेंबर्स। रिमूवल अथॉरिटी इज गिवन टू प्रेसिडेंट। और ये जो ग्राउंड्स हैं ये बनते हैं मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, अगर मान लो पेड एम्प्लॉयमेंट करिए आउटसाइड द ऑफिस, मेंटल या फिजिकल इनकेपेसिटी होगी तो उनको रिमूव किया जा सकता है। और इन केसेस ऑफ मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट जनरली ये जो मैटर्स हैं ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देता है फॉर इंक्वायरी। तो इस तरह से इनको रिमूव करते हैं। 318 टॉक्स अबाउट कि इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी। कंडीशन ऑफ सर्विस जो अभी तक हम बार बार ये टर्म पढ़ते आए हैं, दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्विस। कंडीशन ऑफ सर्विस वुड बी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट फॉर योर यूपीएससी एंड गवर्नर फॉर स्टेट पीएससी डिटरमाइंस कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, स्टाफ की क्या कंडीशन होगी और सर्विस की क्या क्या कंडीशंस होंगी, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड क्या है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 319। 319 talks about prohibition on further employment। prohibition on further employment मतलब कि जैसे यूपीएससी चेयरमैन है, सो दिस यूपीएससी चेयरमैन कैन नॉट होल्ड फर्दर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस जब तक वो यूपीएससी चेयरमैन बना हुआ है। जब तक चेयरमैन है ही कैन नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट पोस्ट। तो दिस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। 320 जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, 320 टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ पीएससी। पीएससी का काम क्या होगा। पीएससी का काम होता है जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स पे डिस्कस करना। अब ये जो कंसल्टेशन है ये गवर्नमेंट कंसल्ट करती है पीएससी से, क्योंकि ये एडवाइजरी मोड भी क्लियर कर रहा है। एडवाइजरी मोड के टाइम पे ये इन चीज़ों पे ही बात करेगी कि रिक्रूटमेंट मेथड क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे होगा, हम प्रमोशंस कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे मान लो उसको मेजर पनिशमेंट देना है, उसके ऊपर मेजर पनिशमेंट इम्पोज करवाना है, तो बिफोर इम्पोजिंग दैट मेजर पनिशमेंट कंसल्टेशन किया जाता है विद दैट पीएससी जहाँ पे वो काम कर रहा है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द सर्विस रूल्स की कंसल्टेशन किया जाए सो दैट इस तरह के मैटर्स पे डिस्कशन हो। 321 टॉक्स अबाउट एडिशनल फंक्शंस कि अगर कोई पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, अगर उसको लगता है कि कुछ एडिशनल फंक्शंस हमें इन पीएससी पे डाल देने चाहिए तो वो इन एडिशनल फंक्शंस को असाइन कर सकते हैं। 322 टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ पीएससी। 322 में एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्सपेंस का मतलब है कि पीएससीज के एक्सपेंसेस निकलेंगे कहाँ से। तो पहला हो गया यूपीएससी के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, राइट। यहाँ पे आई विल मेंशन हियर ओनली 322 टॉक्स अबाउट द एक्सपेंसेस। नाउ कमिंग ऑन टू 323 which talks about annual reports। एनुअल रिपोर्ट्स मीन्स कि पीएससी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है कि पूरे साल वट एवर दे डिड, प्रेसिडेंट को if it is regarding UPSC and governor if it is regarding state PSC, and this report is laid before parliament and state legislatures for the complete checking। So एक annual report कह लो, a kind of check has been provided, a kind of documentation has been added जहाँ पे PSC का काम है अपने रिपोर्ट्स को मेंटेन करना, उसको सबमिट करना, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास सबमिट होती है, एंड देन दे laid those report in front of parliament and state legislature respectively। Now coming on to article 246 and 7th schedule who legislates on service matters। मतलब क्लियर होना चाहिए कि कौन 7th schedule यानी हमारी 3 लिस्ट 1 2 and 3 यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो इन चीज़ों पे हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द अथॉरिटी जो लेजिस्लेट कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया हमारी 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग। 3 लिस्ट के बारे में आई एम नॉट गेटिंग लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई नॉट गिव, क्योंकि इसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई, यू कैन गो एंड चेक देयर। और बस वील चेक हियर कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज आते कहाँ, किस लिस्ट में आते हैं। तो लिस्ट 1 कंसिस्ट ऑफ Parliament has exclusive authority over 97 subjects, including all India service and union civil services, right?
स्टेट लिस्ट में आता है स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर 66 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेट सिविल सर्विसेज सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस फ्रेमवर्क एंड कॉन्करेंट लिस्ट कहता है बोथ यूनियन एंड स्टेट में लेजिस्लेट ऑन 47 सब्जेक्ट्स इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी यूनियन लॉ विल प्रिवेल। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में स्टेट का पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, यूनियन में पार्लियामेंट का पावर है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए पार्लियामेंट बनाएगा, और कॉन्करेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दोनों लॉज बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारा यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा। सेम इज मेंशन्ड हियर ऑल्सो, यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 पार्लियामेंट का डोमेन है, और ऑल इंडिया सर्विसेज और यूनियन पब्लिक सर्विसेज की जितनी भी पोस्ट कनेक्टेड होंगी उनमें लॉज पार्लियामेंट बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट अगर मान लो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम यूनियन लॉ को प्रिवेल करवाएंगे। स्टेट लिस्ट में इट इज हैविंग द स्टेट लेजिस्लेचर्स डोमेन, और स्टेट पब्लिक सर्विस पोस्ट होंगी या स्टेट पीएससी से रिगार्डिंग कोई भी जॉब्स या सर्विसेज है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, बट सब्जेक्ट टू द ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज है तो अगेन यहाँ पे यूनियन का ही या पार्लियामेंट का ही कह लो एक फ्रेमवर्क बनता है, बट स्टेट का भी इंटरफेरेंस रहेगा। रेजिडुअरी पावर्स में पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है जो मैटर्स इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पे दे हैव गिवन पावर टू एक्सक्लूसिव टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट एंड इट इज रीइंफोर्सिंग यूनियन अथॉरिटी ऑन अनलिस्टेड मैटर्स। तो अ काइंड ऑफ एडवांटेज है नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और काइंड ऑफ बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशंस का इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस होता है कि दे प्रोटेक्ट द मेरिट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, न्यूट्रलिटी होती है, फेयर कंपटीशन होता है, राइट। तो पीएससीज क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट ईजिली अबॉलिश देम, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसीलिए देते हैं जिससे कि इसका जो कह लो कि फ्रेमवर्क है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और इस प्रोटेक्शन में कभी कोई आर्बिट्ररी एक्शंस ना हो। इसीलिए हम ऑलवेज बात करते हैं आर्टिकल 311 की, जो राइट टू हियरिंग, फेयर प्रोसीजर या नो आर्बिट्ररी पनिशमेंट को भी प्रमोट करता है, सो दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस आर फॉलोड। तो इसी वजह से सिविल सर्वेंट्स को भी बोला जाता है दैट यू शुड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड सर्व द गवर्नमेंट इम्पार्शियली। सो यहाँ तक आई थिंक हमारा जो मेजर पार्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज का दैट हैज़ बीन completed, बट इसी में आई हैव एडेड वन मोर स्लाइड ऑफ आर्टिकल 368 बिकॉज वी आर मोस्टली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज एमरजेंसी प्रोविजंस, एंड बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू आर्टिकल 368। ये अलग से मैंने स्लाइड ना बना के आई हैव जस्ट एडेड हियर, जिससे आई कैन टेल यू कि अमेंडमेंट का काम क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है। दिस मीन्स ये आर्टिकल कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रोसीजर बताया गया है कि आपको अमेंडमेंट करना कैसे है, राइट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज, अगर मैं बात करूँ रिजिड है या फ्लेक्सिबल, तो ना ही वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है। रिजिड इसलिए नहीं है क्योंकि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम हर चीज़ अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर हम छोड़ देते हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी इज मेंशन्ड। अब यहाँ पे ये जो इतना लाइन मेंशन था इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ फॉर्मल चेंज इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम चेंजेस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। अब देखो सोसाइटी चेंज हो रही है, गवर्नेंस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल कंडीशंस, टाइम के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से चेंजेस को अडेप्ट करने वाला होना चाहिए, जिसको एक टर्म हम बोलते हैं ना लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दैट इज ऑल्सो अ लिविंग thing which is continuously changing with the evolution of society। मतलब जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है उसको एडमिनिस्टर, उसको मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता चल रहा है। आर्टिकल 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हो। सो दिस
368 गवर्न्स, ये ऑफ कोर्स इस पार्ट को भी चेंज कर सकता है जो भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। अब ये करता कैसे है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, किस तरह से ये मैनेज करता है, अपने अमेंडमेंट्स को चेंज करता है। तो पहला हो गया दैट इट इज चेंजिंग द अमेंडमेंट, इट इज मेकिंग द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर सिंपल मेजॉरिटी इज नीडेड तो आप ऐसे समझ के चलो कि अगर 50% से एडिशन 50% प्लस अगर हो गया तो आपकी सिंपल मेजॉरिटी बन गई। ये अप्लाई करती है ऑर्डिनरी लॉज में, जो कि टेक्निकली आर्टिकल 368 के आउटसाइड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, सिंपल मेजॉरिटी में जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, कुछ सिटीजनशिप प्रोविजंस भी हैं, सैलरीज और अलाउंसेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की सैलरीज और अलाउंसेस हैं उसमें अगर कोई चेंज करना है तो दैट मीन्स सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। तो अगर मान लो किसी पार्लियामेंट को किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी अटेन करके हाउसेस में चेंज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो हम पढ़ते हैं 42nd 44th 73rd 74th जितने भी है अभी तक, जितने भी 106th अमेंडमेंट तक जो भी हुआ है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जब भी हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलेंगे तो वी नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस देखी जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी आपको अटेन करनी होगी। तो मान लो अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ ऐड या रिड्यूस करना है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ चेंज करना है, तो वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं। इनको चेंज करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। थर्ड आता है रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स मतलब कि पहले तो यू नीड 2/3 मेजॉरिटी प्लस यू नीड द स्टेट रैटिफिकेशन। मतलब कि पहले तो आप ये अ काइंड ऑफ फेडरल प्रोविजन है जहाँ पे अप्रूवल लगता है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का। तो मतलब पहले तो आप अपने हाउस में 2/3 मेजॉरिटी ले लो, राइट, जो भी मैटर्स हैं उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी लो, प्लस यू रिक्वायर द रैटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एक एग्जांपल ले लो, 28 अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, हाफ से ज़्यादा होने चाहिए, 14 प्लस 28 में, यानी कि आपके पास 14 प्लस लेजिस्लेचर्स होने चाहिए विच आर अग्रीइंग ऑन दिस थिंग, तो तभी जाके ये अमेंडमेंट फॉलो होगा। स्टेट रैटिफिकेशन ज़्यादातर ज़रूरत होता है, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, या कोई लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कोई चीज़ है, 7th शेड्यूल में हम कोई चेंज कर रहे हैं, या फिर हम स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चेंज कर रहे हैं, या आर्टिकल 368 इटसेल्फ भी इज अ पार्ट ऑफ रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स एंड स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या क्या चेंज नहीं करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमेशा अप्लाई होगा। केशव नंदा भारती केस से 1973 का जो केस था, उससे जब से ये सिस्टम आया है दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है बट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकता। एंड दिस इंक्लूड्स जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके लिए यू कैन गो एंड रीड केशव नंदा भारती केस, यू कैन रीड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंप्लीट डॉक्ट्रिन। अब देखो, अगर बात करें प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हमें अमेंडमेंट करना है अंडर आर्टिकल 368 तो प्रोसीजर क्या है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में हो जाए चाहे राज्यसभा में हो जाए, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे मिनिस्टर कर ले या कोई प्राइवेट मेंबर कर ले। इसके बाद इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। अगर मान लो लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा विद 2/3 मेजॉरिटी, विद 2/3 मेजॉरिटी एट बोथ द प्लेस। अब इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होगी अगर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली, अलग अलग जाना चाहिए। इसके बाद आएगा अगर स्टेट रैटिफिकेशन ज़रूरी है, तो स्टेट रैटिफिकेशन अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है ये सही है, तब जाके ये आगे फॉरवर्ड होगा विद द प्रेसिडेंट। और जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे इसको अपनी असेंट देनी पड़ेगी, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड द एसेंट, क्योंकि ऑलरेडी 2/3 और ये इन सारे जगहों से आ चुका है, 2/3 यहाँ पे भी आया है। एंड देन ये स्टेट रैटिफिकेशन में भी
आ चुका है, 50% से इसको जो बेनिफिट था या जो मेजॉरिटी थी वो मिल गई है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट एसेंट देगा, दिस थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कह लो कि अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक फिल्टर लगा रहे हैं फॉर दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और आपको चेंज करने का भी मौका दे रहे हैं, जिससे कि ये जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, दैट यू आर लिविंग विद द सोसाइटी, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग विद द सोसाइटी, इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाए। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बट टेकिंग इन द फैक्ट दैट इट कैन नॉट abolish any fundamental features, any kind of feature that is democracy or judicial review completely. तो इससे you can go and read these cases and important constitutional amendments also to get the pure understanding कि मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन, जिस जो भी हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए। तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस की नीड फॉर चेंज भी है, और हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंश्योर करता है कि इवन पार्लियामेंट भी इस चीज़ को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तभी हम ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हैं। अगर पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय करेगा तो इसेंशियल स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी। तो वी विल नॉट बी एबल टू सेव गार्ड द डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, rule of law and judicial independence etc and etc। in that case हम आर्टिकल 368 में a kind of एक तरह का कह लो कि एक बस फिल्टर लगा दिया है ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। So this was the complete discussion on services under union and state under Constitution of India, and a bit about amendment of the Constitution. So I hope that this topic is clear to you now, article wise with examples and illustrations. And if you found this lecture helpful, like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more detailed constitutional lectures. And also let me know in the comments which constitutional topic you want next. See you in the next video. Thank you. Keep learning, keep growing, stay connected for more legal and constitutional content. Thank you for watching.